नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। बड़ी हृदय विदारक घटना थी। जब मैं लखनऊ में पोस्ट था, जब मैं वहाँ एसपी सिटी था, उस समय की ये घटना थी और जनपद था इटावा। तारीख थी 3 सितंबर 2000, वर्ष 2000। थाना सिविल लाइंस है और मोहल्ला है विजयनगर। विजयनगर मोहाल कहते हैं। इटावा के बड़े सीनियर लॉयर, बड़े प्रतिष्ठित वकील रणवीर सिंह सेंगर के घर का दरवाजा बाहर से हल्का भिड़ा हुआ था। रोज सवेरे उनके यहाँ काम करने के लिए आने वाली जो घरेलू नौकरानी थी, उसके लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि उसको ये पता था कि सवेरे सवेरे 6-7 बजे ही वकील साहब मॉर्निंग वॉक के लिए या टहलने के लिए निकल जाते हैं और घर के दरवाजे को इसलिए भिड़ा देते हैं कि जब मैं आऊं तो सीधे भीतर चली जाऊं और चाय बनाकर घर के सदस्यों को चाय दे दूं, ताकि सब लोग जग जाएं। ये लगभग हर दिन का रूटीन का काम था, इसलिए उसने इसमें कोई उसे विशेष बात नहीं लगी। वो भीतर गई। किचन में उसने जो उसका कपड़ा, उसका जो बर्तन था चाय बनाने का, उस बर्तन को साफ किया, चाय बनाया। एक ट्रे में 2 कप चाय और पानी 2 गिलास ये रख के, और उसने वकील साहब के दरवाजे पर बाहर से आवाज़ लगाई। जब भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो देखा वो भी दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। वो खोल के भीतर गई। भीतर उसने जो दृश्य देखा कि वकील साहब और उनकी पत्नी की लाश खून से लथपथ छत विछत उनके बिस्तर पर पड़ी हुई है। डर के मारे उसके हाथ से वो ट्रे छूट गया जिसमें 2 कप चाय और 2 गिलास पानी थी। वो सीधे वहां से बाहर भागी। गेट के बाहर निकलकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि गजब हो गया, बाहर निकलिए, वकील साहब का किसी ने मर्डर कर दिया है। जैसे ही लोगों ने ये उसकी आवाज़ सुनी, तुरंत वहां पर भीड़ पड़ोसियों की टूट पड़ी, क्योंकि सब लोग जानते थे बड़े वकील थे, संभ्रांत वकील थे, इज्जतदार वकील थे। उनका पड़ोसी, अगल बगल के सारे लोग आए। लोगों ने झांक के देखा जब कमरे में, तो उसमें वकील साहब और उनकी पत्नी दोनों की लाश पड़ी हुई थी। फौरन अपने फ़ोन से थाना सिविल लाइन को फ़ोन किया गया कि आप लोग आ जाइए, रणवीर सिंह सेंगर साहब और उनकी पत्नी की हत्या उनके घर के भीतर हो गई है। पुलिस जो थाने पर थी वो सब भी रणवीर सिंह सेंगर के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। क्या इंस्पेक्टर, क्या सिपाही, सब जो जिस वेश में था वहां से विजयनगर मोहल्ले के लिए भागे, जहां पर रणवीर सिंह सेंगर साहब का मकान था। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी और उनकी पत्नी की उम्र करीब 60 वर्ष थी। जब पुलिस वहां भीतर घुसी तो एक कमरे में इन दोनों को देखा। उसके बाद जब आगे कमरों को देखने लगी तो एक कमरे में उनकी बड़ी बेटी इंदू सेंगर, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, और दूसरे कमरे में उसकी दूसरी बेटी नीना सेंगर, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। वो भी अपने अपने बिस्तर पर बुरी तरह से खून से लथपथ पड़े हुए थे। एक बात और नोटिस की गई कि नीना सेंगर और इंदू सेंगर, इनके दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। फौरन हल्ला हो गया। इंदु सेंगर के कमरे में उसका पालतू कुत्ता, वकील साहब का रॉकी, वो भी खून से लथपथ मरा पड़ा हुआ था। पूरे शहर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग जहां थे वहीं से सेंगर साहब के मकान की तरफ भागे। तब तक न्यायालय का भी समय हो गया था, 10 बज गए थे, दिन था शनिवार का। तो वो लोग भी वहां से भागे। जो जहां था वहीं से विजयनगर मोहाल में पहुंच गया। फौरन जो थाने की फोर्स मौके पर गई थी, उन्होंने अपने एसएसपी को, श्री एसआर त्रिपाठी उस समय एसएसपी थे, उनको खबर की गई। वो भी भागते दौड़ते उनके मकान पर पहुंचे और आसपास की इतनी भीड़ देखकर, वकीलों की भीड़ देखकर, पब्लिक की भीड़ देखकर, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो जाए इस अंदेशा से, त्रिपाठी जी ने आसपास के सभी जो थानाध्यक्ष थे उनको और सर्किल ऑफिसर को वहां पर बुलाकर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया कि पता नहीं कौन सी बात निकल कर आए और भीड़ क्या रूप ले ले।
उस जमाने में इटावा पुलिस के पास न तो अपना डॉग स्क्वाड था, न अपनी फॉरेंसिक साइंस की यूनिट थी। फौरन वहां से एसएसपी कानपुर को मैसेज किया गया, कानपुर रेंज में ही इटावा आता था, कि यहां पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को तत्काल भेज दिया जाए। 4 व्यक्तियों की हत्या हुई है, वो भी बहुत ही संभ्रांत लोगों की। डीआईजी कानपुर रेंज उस समय बहुत ही फेमस अधिकारी श्री दिलीप त्रिवेदी साहब थे। दिलीप त्रिवेदी साहब को भी वहां से रवाना हो गए। शासन से और डीजी ऑफिस से उनको निर्देश हुए कि आप वहीं कैंप करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। उनसे ये भी कहा गया कि आप अपने निर्देशन में ऐसा काम करिए कि इस घटना का जल्दी से जल्दी अनावरण हो जाए, क्योंकि उसी समय बार काउंसिल ने अपनी एक मीटिंग करके पूरे प्रदेश में वकीलों की हड़ताल घोषित कर दी थी। और हड़ताल का असर मंडे को वो खुलते जब अदालत, तो उस समय हड़ताल का असर भी दिखाई पड़ता। इस तरह की घटनाओं में वकील एकजुट होकर कानून व्यवस्था की लानत मनानत करते हैं, और जो पुलिस है, पुलिस के लिए हर प्रकार की गालियां निकाली जाती हैं। परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य रणवीर सेंगर की सबसे छोटी बेटी रेखा सेंगर, उसको खबर कर दी गई। वो दिल्ली में सहारा जो सहारा परिवार है या सहारा इंडिया है, उसके दिल्ली कार्यालय में काम करती थी। वो भी भागकर इटावा पहुंच गई। वो सीधे डीआईजी श्री त्रिवेदी के पास पहुंची। श्री दिलीप त्रिवेदी ने उससे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल इस स्थिति में, मानसिक स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बात कर सके। उसने एक ही रिक्वेस्ट की कि बॉडीज कहाँ पर हैं, पहले मुझे दिखा दिया जाए। इटावा के एडिशनल एसपी को यह काम सौंपा गया कि रेखा सेंगर को अपने साथ लेकर वो मॉर्चरी ले जाएं। मॉर्चरी में संभवतः उस समय तक 4 बजे तक पोस्टमार्टम का काम शुरू हो चुका था। 4 लाशों का पोस्टमार्टम होना था, थोड़ा समय लगता, लेकिन जिद थी रेखा सेंगर की, इसलिए एडिशनल एसपी उनको लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। पोस्टमार्टम का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वहीं पर रेखा सेंगर ने वेट किया और चारों बॉडीज का पोस्टमार्टम करके फिर उसे उनको हैंडओवर कर दिया गया। चारों बॉडीज को लेकर सबसे छोटी बेटी अपने घर पर आ गई। रेखा ने कहा कि हम पहले अपने सभी रिश्तेदारों को बता दें, शाम का समय है, रात में कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। रात ही में सबको अगर बता दिया गया तो सवेरे लोग आ जाएंगे और सवेरे ही हम इसका अंतिम संस्कार करा पाएंगे। पुलिस ये चाहती थी कि रात में किसी तरह से अंतिम संस्कार हो जाए, ऐसा न हो कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई और स्थिति उत्पन्न हो जाए। पुलिस ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि रात में हम किसी भी तरह से इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। टेलीफोन नंबर्स की खोज में वो अपनी बड़ी बहन, उनके यहाँ 2 टेलीफोन कनेक्शन थे। एक उनके पिता रणवीर सेंगर के कमरे में था, दूसरा उनकी बड़ी बहन इंदू सेंगर के कमरे में था। इंदू सेंगर के कमरे वाली टेलीफोन की डायरेक्टरी या टेलीफोन का जो जहाँ लोग अपने परिवार के नंबर लिखते हैं, वो उस पर पड़ी हुई थी। उसको निकाला, उसने जैसे ही डायल करने की कोशिश की तो उसमें डायल टोन नहीं थी, और उसने कहा कि लगता है इस टेलीफोन का वायर या टेलीफोन का तार काट दिया गया है। वहाँ पर कोई कटे फिटे का निशान नहीं मौजूद मिला, तो उसे लगा कि कहीं न कहीं से ये तार काटा जरूर गया है। भाग के वो अपने पिता के कमरे में गई। वहाँ का भी टेलीफोन ऐसा लगता था कि तार उसका काट दिया गया है। इस बीच में डीआईजी श्री दिलीप त्रिवेदी को लगा कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, इस लड़की से बात करना संभव नहीं है, क्योंकि वही एकमात्र जीवित सदस्य थी और उसी से इसके बारे में कोई लीड मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए 3 टीमें बनाई जिला पुलिस की। पहली टीम को यह काम दिया गया कि वकील साहब के जो मुंशी हैं, उनके ऑफिस का स्टाफ है, उनके जूनियर्स हैं या ऐसे जूनियर्स जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगे हैं, उन सब से अलग अलग पूछताछ की जाए। इतने दिनों में उनके जो फेमस मुकदमे हैं, जिनमें उनके क्लाइंट्स या तो जीते हैं या हारे हैं, दोनों पक्षों के बारे में पता किया जाए कि जीत हार वाले पक्ष कौन से हैं। क्या इनमें से किसी पक्ष का ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्लाइंट का या अपोनेंट का? तो अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसके मन में कुछ न कुछ बात जरूर होगी। अगर ऐसा कोई केस मिलता है तो उसके परिवार के सदस्यों की वर्तमान स्टेटस को भी देख लिया जाए।
क्या ऐसे किसी परिवार के सदस्य में, ऐसे किसी व्यक्ति के परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी टीम डीआई साहब ने बनाई, क्योंकि वहाँ लोगों ने कुछ ऐसे इनपुट दिए कि इनका जो गांव है वहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी का इनका विवाद है, शहर में भी कुछ इन्होंने ज़मीनें ले रखी हैं, थोड़े बहुत उसमें भी विवाद हैं। तो उस टीम को यह कहा गया है कि आप सिर्फ ज़मीन के प्रकरण के इस विवाद को देखिए, कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड पार्टी थी, किसी का फ़ायदा नुकसान हो, किसी की वकील साहब से नाराज़गी हो, इस तरह की सारी बातें निकाल कर लाई जाएँ। तीसरी टीम जो डीआई साहब ने, दिलीप त्रिवेदी साहब ने ब्रीफ की, उसमें यह कहा कि भाई देखिए, इनकी कुल 3 बेटियां हैं, 2 की मृत्यु हो गई है, वो दोनों भी वकील थीं। बड़ी बेटी की शादी अभी 5 महीने पहले 21 अप्रैल को हुई थी, और तब हुई थी जब उसकी उम्र 36 वर्ष हो गई थी। तो ये पता करिए कि किन परिस्थितियों में ये शादी इतनी देर में हुई। क्या पहले कहीं शादी तय थी, वो टूटने के बाद ये शादी हुई? क्या ये इंदु सेंगर की इच्छा से शादी हुई या उसके इच्छा के विरुद्ध हुई? क्या इन लोगों का बहुत दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, शादी होने में कोई रुकावट थी और फिर शादी हो गई? क्योंकि ये सब भी एक बहुत बड़े कारण होते हैं इस तरह के अपराध के। बाकी 2 बहनों में जो मारी गई है, नीना सेंगर, उसकी 26 साल ही उम्र है, लेकिन हो सकता है उसके भी किसी से संबंध हो या वो कहीं शादी करना चाहती हो, घर वाले न करने दे रहे हों। अगर इस तरह की कोई बात है तो इसका भी पता किया जाए। सबसे छोटी बेटी के बारे में भी उससे बातचीत करके या सहारा इंडिया के ऑफिस में बातचीत करके उसके बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि ये सब बहुत पोटेंशियल कारण होते हैं इस तरह के बड़े हत्याकांड के। डिटेल ब्रीफिंग करके डीआई साहब ने सभी टीमों को, दिलीप त्रिवेदी साहब ने सभी टीमों को काम पर लगा दिया। इसी बीच अंतिम संस्कार भी चारों बॉडीज का हो गया। जब अंतिम संस्कार हो गया तब दिलीप त्रिवेदी साहब ने कहा कि रेखा सेंगर को बुलाइए, अब धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की जाए। अब ज़्यादा वेट किया जाना संभव नहीं है, प्रदेश में हड़ताल घोषित हो चुकी है। उस हड़ताल का प्रेशर मैं भी लखनऊ में महसूस कर रहा था। उसको बुलाया गया, महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर के साथ पूछताछ शुरू हुई। वो शौक से उबर नहीं पाई थी। धीरे धीरे सांत्वना देकर, दिलीप त्रिवेदी साहब बहुत भले अधिकारियों में उनकी गिनती रही है, सांत्वना देकर धीरे धीरे उससे पूछताछ शुरू की। तुम्हें कब पता लगा? तुम कब यहाँ से गई थी? अंतिम बार घर कब आई थी? क्या किसी के बारे में कभी तुम्हारे माँ बाप ने कुछ बताया था? बहनों से कोई बात तो नहीं हुई थी? इस तरह की बातों से धीरे धीरे बात शुरू हुई। बात शुरू होने के बाद बात करते करते एक बात उसने ये बताई कि घटना के एक दिन पहले यानी 2 सितंबर को मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था। उसने ये भी बताया कि लगभग रोज़ शाम को 8 साढ़े 8 बजे मेरी माँ मुझे फ़ोन करती थी प्रतिदिन, और ज़्यादातर समय वो मुझसे खाना क्या बनना है, सब्जी क्या मंगाई है, कैसे खाओगी, दिन में ऑफिस में क्या हुआ, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, कैसी परफॉर्मेंस थी, ज़्यादातर वो हमसे पर्सनल रिलेटेड बातें किया करती थी। उस दिन भी उन्होंने 8:30 बजे फ़ोन किया था, और उसने ये भी बताया, रेखा सेंगर ने, कि अगर कभी देर हो जाए, माँ का फ़ोन ना आए, तो मैं फिर उसके बाद खुद फ़ोन कर लिया करती थी बाहर जाकर कहीं पीसीओ से, कि क्या बात है आज तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। कभी कभी वो कोई रिश्तेदार आ गया तो बिज़ी हो जाती थी, कभी और दूसरे कारण हो जाते थे जिसकी वजह से वो बिज़ी हो जाती थी, लेकिन बात हर दिन होती थी। उन्होंने बताया कि उस दिन शाम को जब 8:30 बजे फ़ोन किया, मम्मी ने तमाम मेरे बारे में बातें पूछने के बाद एक छोटी सी बात ये भी बताई कि सुरेश अपने दोस्त के साथ आया था और उसको मैंने अभी अभी खाना खिलाया है, उसे वापस बदायूं जाना था, इसलिए जल्दी खाना खिलाकर उसको विदा करना है ताकि वो घर वापस चला जाए। सुरेश उनकी सबसे बड़ी बहन जिसकी हत्या हुई, इंदु सेंगर का हस्बैंड था, जिसकी शादी 5 महीने पहले 21 अप्रैल को हुई थी। रेखा सेंगर ने बताया कि रात करीबन 10 बजे मुझे ये याद आया कि आज 2 सितंबर है, मुझे अपनी तनख्वाह मिल गई है और अपनी नौकरी का पहला इंक्रीमेंट मिला है। ये बात मैं अपनी माँ से बताना भूल गई।
10 सवा 10 बजे के आसपास मैंने नीचे जाकर पीसीओ से मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। वो समझ में नहीं आ रहा था, ना उसमें कोई आवाज़ आ रही थी, ना उसमें कोई टोन आ रही थी। बस खाली टूँ-टूँ करके बंद हो जाया करता था। बंद हो गया। लेकिन इटावा में टेलीफ़ोन की स्थिति उन दिनों बहुत ख़राब थी। कई-कई दिन तक फ़ोन नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा हो गया कुछ गड़बड़ हो गई होगी। मैं सवेरे उनसे बात करके ये बात बता दूँगी, और अगर सवेरे भी नहीं मिला तो मम्मी जब शाम को कहीं न कहीं से बात करेंगी, तब मैं उनको ये बता दूँगी कि मेरी तनख्वाह मिल गई है, मुझे मेरा पहला इंक्रीमेंट मिल गया है। फिर सवेरे 11 बजे मुझे ऑफ़िस में बताया गया कि आप फ़ौरन अपने घर चली जाइए, आपके पूरे परिवार का मर्डर हो गया है। मैं भाग के टैक्सी करके इटावा वापस आ गई। बातचीत में उसने बहुत बहुत छोटे से रेफ़रेंस में सुरेश का ज़िक्र किया था। डीआईजी साहब का माथा ठनका। उन्होंने सीओ सिटी को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये जो इंदु जिसकी मृत्यु हुई है, इसका पति सुरेश, पता करो कि अंतिम संस्कार में आया था कि नहीं आया था। अगर आया था तो उससे किसी ने बात की थी कि नहीं की थी। बातचीत में क्या बात निकली थी, ये भी पता करके बताइए। सीओ सिटी थोड़ी देर में, घंटे आधे घंटे में लौट कर उन्होंने बताया कि हाँ साहब, अंतिम संस्कार में आया था, और इंदु का अंतिम संस्कार यानी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार उसी ने किया था। करके फिर वो अपने घर वापस लौट गया है। अभी-अभी आधे घंटे पहले ही वो निकला है। उन्होंने सीओ सिटी को कहा कि गाड़ी पीछे से दौड़ाइए, पता करिए कहाँ गया है, उसको वापस ले आइए। उससे पूछिए, चूँकि 8:30 पौने 9 बजे इनकी मम्मी ने बताया था कि वो घर में खाना खा रहा है, उसे वापस जाना है बदायूं। 8:30 बजे तक क्या हुआ था, क्या मनोदशा थी, कौन लोग थे, ये सारी बात वही बता पाएगा, इसलिए उसको फ़ौरन बुलवा लीजिए। सुरेश को बुलवाया गया। सुरेश वहीं निकला था, बस स्टैंड पर ही मिल गया, उसको बुलवाया गया। उससे बातचीत शुरू की गई कि भाई तुम उस दिन आए थे और 8:30 बजे के आसपास तुमको तुम्हारी सास ने खाना भी खिलाया था, लेकिन वो साफ मुकर गया कि मैं बिल्कुल नहीं आया था, किसी ने आपको गलत बताया है। मैं शादी के बाद कभी भी अपने ससुराल नहीं आया हूँ। ये बात फिर रेखा से पूछी गई, रेखा सेंगर से, कि वो तो मना कर रहा है कि वो नहीं है। उसने कहा साहब ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी ने ये भी बताया था कि शनिवार का दिन है, शनिवार और मंगल हमारे यहाँ मीट नहीं बनता है। चूंकि वो अपने एक दोस्त के साथ आया था, तो मुझे ये लगा कि दोस्त सुरेश की ससुराल के बारे में क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा, इसलिए बाहर से मैंने मीट भी मंगवाया था और उन दोनों को मीट भी खिलाया था। इसलिए सुनने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता, वो बिल्कुल आया था। अगर वो मना कर रहा है तो झूठ बोल रहा है। पुलिस को लग गया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई कि भाई तुम अकेले नहीं आए थे, तुम्हारे साथ दोस्त कौन आया था? वो फिर साफ-साफ मुकर गया कि जब मैं ही नहीं आया था तो दोस्त का क्या मतलब है? तब ये कहा गया कि ठीक है, नौकरानी को बुलवाइए जो सवेरे-सवेरे किचन में गई थी और उसने चाय बनाने के लिए बर्तन को धोया था। नौकरानी बुलाई गई, उसी समय बुलाई गई। नौकरानी से ये पूछा गया कि जब तुम सुबह किचन में गई थी तो क्या नॉनवेज भी लोगों ने खाया था? नॉनवेज की थाली तुम्हें वहाँ दिखाई पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? नौकरानी ने कहा कि हाँ साहब, बिल्कुल 2 थालियों में नॉनवेज खाया गया था। जूठी थालियाँ जो मैं रोज़ सुबह बर्तन साफ़ करते समय साफ़ करती हूँ, उसमें मैंने देखा था। लेकिन मैं जानती थी कि वकील साहब के यहाँ नॉनवेज कभी भी मंगल और शनिवार को नहीं बनता है। मैं भी थोड़ा चौंकी थी कि शनिवार को आखिर, लेकिन फिर मैंने बर्तन पे ध्यान दिया। जो नॉनवेज बनाने के लिए बर्तन रसोई से अलग रखे जाते हैं, अगर सुबह मैं आती हूँ घर में नॉनवेज बनता है तो मैं उसको भी साफ़ करती हूँ। वो देखा था मैंने, वो जैसे का तैसे रखा हुआ है। यानी ये नॉनवेज बाहर से या तो कोई ले आया था या किसी गेस्ट के लिए मंगाया गया था। ये घर में बना हुआ नॉनवेज नहीं था। पुलिस को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। रेखा सेंगर जो बता रही है, अपनी माँ की कही हुई बात बता रही है, वो गलत नहीं हो सकती, और सुरेश इस बात से साफ इनकार कर रहा है। पुलिस फिर से उनके घर पे गई। अंतिम संस्कार हुए थोड़ी ही देर हुए थे, तो उनके घर पे गई और वहाँ पर उसने किचन को एक बार फिर से देखा। किचन जैसे का तैसे पड़ा हुआ था। 2 थालियों में नॉनवेज के टुकड़े, नॉनवेज का पता लग जाता है कि इसमें नॉनवेज खाया गया है।
और घर में बनाने वाले नॉनवेज के बर्तन जस के तस पड़े हुए थे। इतनी बात सुन के पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया। सुरेश पर श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई। बहुत देर तक सुरेश टिक नहीं पाया। फिर उसने पूरी बात अल्फा बीटा सहित बताई। जब बातचीत शुरू हुई और ये पता लगा कि साहब ये कुछ बता रहा है, दिलीप त्रिवेदी साहब भी उसकी पूछताछ की बात सुनने के लिए आ गए। उसने बताया कि वो बदायूं के गांव लवारी का रहने वाला है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त वहां पर है उसी गांव का, उसका नाम है सुनील नाई। मैं उससे अपनी सभी कच्ची पक्की बातें शेयर करता हूं। मेरे जीवन का कुछ ऐसा नहीं है जो सुनील नाई से छिपा हुआ हो। मैंने उसको सारी बात अपने पर बीती हुई सब बात बताई और उस दिन उसको लेकर मैं शाम को 6 बजे अपने ससुराल पहुंच गया। और उसने ये कहा कि जब रात में वकील साहब जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि शाम को खाना खाने से पहले थोड़ी शराब पीते हैं और 10 बजे तक सो जाते हैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना होता है। वो टहलने जाते हैं, लौट के आते हैं, तब बाकी के परिवार के लोग जगते हैं। तो जब वो सो जाएंगे तो मैं अपनी पत्नी इंदू के कमरे में जाऊंगा। तुम बाहर देखते रहना कि कहीं वकील साहब या उनकी पत्नी यानी मेरी सास ना आ जाएं। अगर आती हैं तो मुझे हल्का सा इशारा कर देना, मैं दरवाजा भीतर से खोल दूंगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरी सास ने कहा कि तुमको वापस घर जाना है, बदायूं जाना है, तुम्हारे लिए मैं जल्दी से खाना मंगा के खिला देती हूं, तुम खाना खा के चले जाना। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं, मैं आज यहीं रुकूंगा, अब इतनी रात में कहाँ वापस जाऊंगा मैं बदायूं। मेरी सास ने कहा कि नहीं, तुम यहां नहीं रुक सकते, अभी इंदू का गौना नहीं हुआ है, मैं तुम्हें रात में यहां रोकूंगी, लोग क्या कहेंगे। इसलिए तो इसने कहा कि फिर लेकिन मैं इस समय जाऊं कहां, इतनी रात में तो मुझे बस भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे वापस जाऊंगा। उसने कहा कि 3-4 होटल हैं शहर में और तुम दोनों खाना खा के चले जाओ और होटल में रुक लो, मैं होटल का पैसा तुम्हें दे देती हूं। जैसे ही उसने कहा कि मैं होटल का पैसा दे दूंगी, मेरा पारा गर्म हो गया। मैं इस बात को सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप पैसे का धौंस दिखा रही हैं, आप और आपकी बेटी दोनों ही पैसे का धौंस दिखाती हैं। कृपा करके पैसे का धौंस मत दिखाइए। आप नहीं रोकना चाहती हैं, मैं चला जाऊंगा। इस पर सास गाली देने लगी। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ नौकर हैं और हमारे यहाँ के नौकर तुमसे भी अच्छे हैं। शादी क्या कर ली तुम, एकदम सिर पर सवार होकर बोलने लगे। मैं पहले से ही गुस्से में था। इतनी बात सुन के मैंने झोले से अपना एक बड़ा चाकू मैं लेके आया था, मैंने चाकू निकाल लिया। चाकू देखते ही मेरी सास डर गई। मैंने कहा, अगर एक शब्द भी अपने जुबान पर ले आई, मैं यहीं बोटी बोटी काट दूंगा। पर मुझे यह डर लग रहा था कि अगर ये बातचीत भीतर सुनाई पड़ गई तो ये वकील पुलिस को तुरंत बुला लेगा। मैंने सुनील से कहा कि देखो, बाहर से पोल से 2 तार टेलीफोन के आ रहे होंगे, उनको खींच के तोड़ दो, फिर इसके बाद हम इससे और इसके हस्बैंड अपने ससुर से भी निपटेंगे। सुनील ने वो दोनों तार खींच लिए। बाहर पोल से वो सीधे कमरे के भीतर दोनों आ रहे थे और उनके ड्राइंग रूम से होके भीतर की तरफ जा रहे थे। दोनों को खींचा, दोनों ही तार टूट गए। मैं चाकू की नोक पर उसको लेके वकील साहब के कमरे पर गया। मुझे उन्हीं से डर लग रहा था कि अगर पुलिस उन्होंने बुला ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मैं अपनी सास को अपने ससुर के कमरे तक ले गया। भीतर मैंने देखा कि मेरा ससुर सो रहा है। मैंने देखा मौका अच्छा है, मैंने अपनी सास के गर्दन पर पूरी ताकत से चाकू का वार कर दिया। उसकी गर्दन कट गई, चूंकि उसका ट्रैकिया कटा था, इसलिए उसके मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकली। लेकिन वो बिस्तर पर धम से गिर पड़ी। उसके धम से गिरते ही वकील अचानक अचकचा करके उठ उठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मैंने उसकी भी गर्दन पर चाकू जोर से मार दिया। थोड़ी देर में
वो भी ठंडा हो गया और बिस्तर पर ही गिर गया। वहां से मैं सीधे इंदु के कमरे में गया। वो जग रही थी। उसने कहा, तुम अभी गए नहीं? मम्मी ने बताया था कि तुम खाना खा के चले जाओगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे कमरे के भीतर आने की? बिना दरवाजा खटखटाए, बिना बताए हुए तुम कमरे के भीतर आ गए। मेरे हाथ में चाकू था जो मैंने पीछे छिपा के रखा था ताकि उसकी नजर न पड़े। मैंने वो चाकू उसके सामने कर दिया। मैंने कहा, खबरदार अगर एक भी शब्द बोली तो अभी तुमको मैं टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। मैंने कहा कि 5 महीने हो गए हमारी शादी के। तुम 3 दिन मेरे घर पे भी रुकी, लेकिन तुमने अपना शरीर मुझे छूने तक नहीं दिया। मैं तुम्हारा पति हूं, गाजे बाजे से ब्याह के ले गया था, और आज मैं इसलिए आया हूं कि आज मैं अपने पति धर्म का पालन करूंगा। जो पति को करना चाहिए वो सब कुछ मैं आज करूंगा। अगर तुमने एक भी शब्द निकाला तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा। मैं उससे बात कर ही रहा था, तब तक वो चाकू वाले हाथ की तरफ झपटी। मैंने फौरन उसके भी गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन इसी बीच जो कुत्ता था इनके यहां पालतू, रॉकी, वो बाहर भौंकने लगा और भौंकते भौंकते कमरे के भीतर आ गया। हम और सुनील दोनों डर गए। सुनील ने उसके ऊपर एक चद्दर फेंका कि चद्दर में वो उलझेगा तो उसको हम पकड़ेंगे। थोड़ा सा वो उलझा, लेकिन भौंकना बंद नहीं कर रहा था। मैंने चद्दर के ऊपर से ही चाकू से कई बार उसके ऊपर भी किए, लेकिन उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। और इतनी देर तक भौंकने की वजह से छोटी बहन नीना भी कमरे में आ गई। वो जोर से चिल्लाई, "ये क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, फिर चाकू उसको दिखाया, कहा, खबरदार अगर एक भी शब्द बोली तो देख रही हो तुम्हारी बहन का क्या मैंने हाल किया है, मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। वो देख के एकदम जैसे उसको सांप सूंघ गया हो, वो चुप हो गई। मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं और पत्नी से आज मिलूंगा। तुम अपने कमरे में जाओ। चाकू की नोक पे मैं उसे कमरे तक ले गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसने चिल्लाने की कोशिश की। उसकी गर्दन पर भी मैंने गर्दन पर चाकू मारा, लेकिन उसने बचने का प्रयास किया। पहला उसके चेहरे पे लगा, और फिर जब वो बिस्तर पर गिर गई तो दूसरा चाकू उसकी गर्दन पे मार दिया। मैंने सुनील से कहा, तुम इसको संभालो, मैं जरा अपनी पत्नी से मिलाऊं। मैं इंदु के कमरे में गया। इंदु के सारे कपड़े मैंने उतार दिए। वो अभी तक मरी नहीं थी, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। फिर मैंने उसके साथ बलात्कार किया, और तब तक बलात्कार किया जब तक मुझे यह एहसास नहीं हो गया कि वो मर गई। वहां से कपड़े पहनकर मैं आया उसकी छोटी वाली की तरफ। देखें सुनील ने उसका क्या किया है। जैसे ही मैं घुसा तो मैंने देखा कि सुनील ने उसके भी कपड़े उतार दिए थे। उसके साथ बलात्कार कर रहा था, जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इंश्योर कर लिया कि घर के सभी चारों लोग मर गए। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने अपने कपड़े की तरफ देखा। दोनों लोगों के कपड़े खून से बुरी तरह लथपथ थे। हम वकील के कमरे में गए, रणवीर सेंगर के कमरे में गए। 2 जोड़ी कपड़े उसके बाहर निकाले। ज्यादातर उसमें सफेद शर्ट और काली पैंट थी। दोनों निकाल लिए, अपने कपड़ों को उतार दिया, एक पॉलीथीन बैग में रख दिया। वकील के कपड़े थोड़े हम लोगों को ढीले पड़ रहे थे, लेकिन वैसे किसी तरह उसको बांध लिया। मैंने वकील का कोट भी निकाल लिया, और मैं उसका जो सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काली कोट मैंने पहन लिया। वो रक्त रंजित कपड़े एक पॉलीथीन में रख के अपने झोले में रख लिया। उसी में अपना चाकू भी रख लिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। हम दोनों लोग इत्मीनान से निकले और बाहर आ गए। वहां से हम पैदल पैदल फर्रुखाबाद रोड की तरफ गए। फर्रुखाबाद रोड पर किशन के पास नहर में अपना पूरा झोला फेंक दिया, जिसमें चाकू भी था, हमारे 1 जोड़ी कपड़े जो मैं अपने घर से लेकर आया था रुकने के लिए, और वो 2 जोड़ी कपड़े हम दोनों के जिसमें खून लगा हुआ था, सब उसी को लपेट के उसे नहर में फेंक दिया। उस समय यह ध्यान नहीं था कि नहर चल रही है या रुकी हुई है। फिर वहां से धीरे धीरे पैदल हम लोग पहुंचे, मुख्य मार्ग पर आए, और वहां पर एक जाती हुई बस को हाथ दे के हम लोग बस पर चढ़ गए।
श्री दिलीप त्रिवेदी भी इस इंटरोगेशन को सुन रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि पूरा थाने का हॉल खचाखच भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मौत जैसा सन्नाटा है। सुनील नाई और सुरेश की बातें सब लोग एकदम स्तब्ध होकर सुन रहे थे। जब पूरी बात सुन ली और फोर्स को भेज के वो झोला जिसमें चाकू जिससे चारों हत्याएं हुई थी और इन दोनों के रक्त रंजित कपड़े मिल गए, फौरन उसी समय इटावा के एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलीप त्रिवेदी साहब ने बुलाई। पूरी प्रेस को इकट्ठा किया। प्रेस के सामने दोनों को बापर्दा करके प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि प्रेस छिद्रान्वेषण करता है अगर उसके सवालों का माकूल जवाब न मिले। पहले उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया और फिर कहा कि आप लोग जो चाहें इससे पूछ सकते हैं, आपकी कोई शंका हो, शंका का निवारण कर सकते हैं। प्रेस वालों ने तमाम सवाल किए। उन दोनों ने एक एक सवाल का जवाब दिया। किसी प्रेस वाले ने यह भी पूछा कि अरे भाई, नहीं आ रही थी बीवी, छोड़ देते, इतने लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। उसने कहा, साहब मेरी शादी हुई है इंदु से। मेरी पत्नी मेरे पास 3 दिन रही घर पर मैं उसे छू भी नहीं पाया, क्योंकि उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। मेरा क्या दोष था? सिर्फ यही दोष था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने 5,000 का एक लोन लिया था, उसको चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मेरा यही दोष था, और पत्नी से संसर्ग न होने के कारण मैं विक्षिप्त हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, और इसीलिए मैं भागकर अपनी पत्नी से मिलने यहां आया था। लेकिन मिलने की बात तो दूर, मेरी सास ने मुझे उससे बात भी नहीं करने दी। सुरेश और सुनील को गिरफ्तार करके उसी दिन जेल भेज दिया गया। जो मैक्सिमम अपडेट मुझे इस केस का मिल पाया वो ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में, सुनील और सुरेश दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन इसे चैलेंज किया गया। अपील में शायद ये अभी भी हाई कोर्ट में है। इटावा के रहने वाले जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है इसमें कोई प्रकाश डाल सकें। तमाम लोगों ने तमाम बातें पुरानी इस तरह की बताई हैं। जैसे रामश्री के बारे में जो अपडेट है वो आज भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में कहीं कुछ है नहीं। हमारे 2 परिवार के सदस्यों ने कुछ अपडेट इसकी बताई हैं। ये बताया है कि वो शायद आजीवन कारावास में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके आगे की कोई अपडेट नेट पर नहीं है। उन लोगों ने जो पता करने की कोशिश की थी उससे भी पता नहीं लगा। आज की घटना निर्ममता की पराकाष्ठा है। शादी के बाद भी पत्नी से संसर्ग न होना ये किसी को विचलित कर सकता है, पर इसके लिए कोई इतना गिर जाएगा कि पूरे परिवार को मारकर पत्नी के शव के साथ बलात्कार करेगा, ये तो किसी की भी सोच के बाहर की बात है। इतना क्रूर व्यवहार किसी का, व्यक्ति का, मानव का, ये समझ के परे है। इस तरह के जब बेमेल विवाह होते हैं तो उसकी परिणति ऐसी या इसी के आसपास की तरह की घटनाओं में होती है। ना तो लड़के वालों को ये शादी करनी चाहिए थी। इतना बेमेल कि वो 5,000 का लोन भी चुकता न कर पाने वाला व्यक्ति, और लड़की वाला जिसके परिवार में 3 लोग लब्ध प्रतिष्ठ वकील हों। शायद पैसे की लालच में ये शादी लड़के वालों ने कर दी। लड़की वालों को भी ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा भी क्या सामाजिक दबाव था, ऐसा भी क्या 4 लोगों का दबाव था कि शादी करनी ही है। ये भी हो सकता है कि 36 साल उम्र हो गई थी, लोग कहना सुनना शुरू कर रहे थे, इसलिए जल्दी में ये शादी कर दी गई। और एक बार अगर शादी हो ही गई तो इंदु को अपने पति के साथ जो व्यवहार उसने किया वो किसी भी तरह उचित नहीं था। भगा के नहीं लाई गई थी, शादीशुदा थी। 7 फेरे अग्नि के सामने लिए गए थे, सिंदूर डाला गया था, गाजे बाजे से ले आया था वो। लेकिन उसने जो व्यवहार किया वो कतई उचित भी नहीं था, और वो भी समझ के परे है।
न तो उसने पत्नी धर्म का पालन किया, न अपने पति को इस धर्म का पालन करने दिया। मैं परिवार के लोगों से यही बार-बार आग्रह करता हूँ इस तरह की घटनाएँ सुनाते समय, कि शादी के पहले लड़का और लड़की की सोच को ज़रूर परख लेना चाहिए। पर्याप्त समय लेकर दोनों की सोच को परख लें। अगर सोच में बहुत अंतर है, तो कृपा करके ऐसे कुएं में डालने से चाहे लड़के को चाहे लड़की को, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हों। कल के एपिसोड में, कल की घटना में किसी हमारे विद्वान मित्र ने, परिवार के सदस्य ने एक टिप्पणी की जो जिससे थोड़ा बहुत मुझे कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, साहब आपने क्रिसमस की बधाई दी लेकिन तुलसी दिवस की बधाई नहीं दी। मान्यवर, मैं आपसे सबने निवेदन करता हूँ कि जो मैंने 350 में लिटिल चोर वाला जो मैंने एपिसोड किया था, क्योंकि वो शादी विवाह का प्रारंभ हुआ था, मैंने उसमें तुलसी विवाह का जिक्र किया था कि 15 नवंबर को तुलसी विवाह हुआ था, जिसमें माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया गया था। उसकी बधाई भी दी थी मैंने, और ये भी बताया था कि 14 तारीख को जेठावनी एकादशी थी, उठावनी एकादशी थी। तो तुलसी विवाह की इस तिथि को जो 15 नवंबर को थो, इसके अलावा न तो मेरे संज्ञान में है कि तुलसी दिवस किस दिन होता है, न मुझे कभी किसी ने बताया। और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। अब तो बहुत समय हो गया आपके सामने बोलते बोलते। कोई किसी एक धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपने फलां धर्म का अनादर किया है। मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है, अपने पुरखों से जो सीखा है, अपने परिवार के लोगों से जो सीखा है और अपने बच्चों को जो सिखाया है, वो ये है कि सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। मैं उसका पालन करता हूं। सभी धर्मों का आदर करें। शादी ब्याह की अगर बात है तो अपने धर्म में करें। यही मुझे अपनी पुरखों से सीख मिली है। बार बार मैं यही कहता हूं, और इस सीख से मैंने कभी इधर उधर नहीं गया हूं, न विचलित हुआ हूं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं तो मेरे मेल आईडी पर मुझे मेल करके ज़रूर बताएं। मेरा वही पुराना मेल आईडी rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।